अच्छा चलो जी, सही है। 1 मिनट रुकिएगा भाई। अच्छा भाई, इशूअर के केस में हमने किया ये था अब तक, यानी जल्दी से बता दो, आज हमें आगे पास साइन खत्म करना है, जल्दी से बता दो। इशूअर के केस में हमने ये सीखा था कि आपने सिक्योरिटी को अब तक किस पे रखा था, अमोर्टाइज कॉस्ट पे। आज हम सीखेंगे इशूअर के केस में फेयर वैल्यू टू P&L। अच्छा एक बात, बिल्कुल बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा जी इधर सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। एक बात आपने याद रखनी है, अब आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं रखेंगे। किसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे? लायबिलिटी को। वापस से, अब ऑनवर्ड्स आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं रखेंगे, अब ऑनवर्ड्स आप अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रखेंगे। तो हम अगर यहाँ पे, अच्छा जी जोएब कह रहे हैं कि सर जी रिटर्न टेस्ट भी होंगे, या सर देखो वो जब तुम एमसीक्यूज को टिक करते हो ना, तुम्हें उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है, वो टेक्निकली रिटन टेस्ट है ना जोएब, यानी इससे ज्यादा क्या करें। सही है, वो रिटर्न ही है ना, मतलब उसके आंसर्स प्री डिफाइंड पॉपुलेटेड है ताकि तुम्हें चेकिंग के लिए टीचर से नहीं पूछना हो। सही है, चलिए जी इधर। अब मुझे एक बात बताएं, एसिड के केस में, इधर सुने प्लीज फोकस के साथ। एसिड के केस में जब किसी सिक्योरिटी की, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ही है। एसिड के केस में जब फेयर वैल्यू ऊपर जाती है तो इदारे को क्या हो जाता है, गेन। यहाँ पे जरा आप सोचें, यहाँ पे अगर लायबिलिटी है और अगर फेयर वैल्यू, तो उद्यारे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये कैसी बात है सर, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि लेट्स से कि पहले मुझे 100 रुपए सेटल करने थे, अब 105 सेटल करने होंगे, तो मेरी जेब से ज्यादा जाएंगे, तो ये मेरा फेयर वैल्यू लॉस हो गया। ऐसा ही है, सिंपल सी अकाउंटिंग है इसकी। अभी इसको खत्म करते हैं। हमने कहा कि भाई इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन ओनली फेयर वैल्यू, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या होगा, वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। सही है जी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्सपेंस आउट हो जाएगी। अब एक लायबिलिटी का सवाल निकाल लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया। अच्छा जी प्लीज सुनिएगा इधर फोकस के साथ। अख्तर लिमिटेड इशूड, यानी इशूड का मतलब यह है कि यह है इशूअर। अख्तर लिमिटेड इशूड 12,000 TFCs on January 1, 2020 of ₹100 each to Shahid Limited at a premium of ₹2 per TFC, carrying a return of, ये 12% क्या है, बॉन्ड रेट है। Redemption of bond is on December at premium of 5 per TFC. ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल 3%। एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट क्यों लिखा हुआ है, इसके लिए एक्सपेंस है ना, तो जितना ये ज्यादा पे करेगा उतना इसका एक्सपेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने कह दिया भाई एक्चुअल कॉस्ट की बात हो रही है। फिर ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ फेयर वैल्यू आर इज अंडर, इसने ये वैल्यूज बता दी। आगे
Akhtar Limited intention is to carry DCFC till maturity. However, Shahid Limited intention is to keep TFC, but Shahid Limited will sell if prices are favorable. अच्छा आप एक मिनट रुकिएगा, मैं तो इसको कटाऊं, वरना तो मैं फिर जब मैं वो केसेस कराऊंगा ना तब वरना मिक्स हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली फेयर वैल्यू टू पीएनएल वाला निकालना दो। ये परचेज है भाई, इशू बॉन्ड हो गया, ओके जी ये रहा। अच्छा भाई वापस से इधर, हमने कहा वो वाली चीज को भूल जाए आप। अच्छा भाई, गोलू लिमिटेड ने इशू किए 11,000 बॉन्ड्स, जनवरी 1 को 100 का एक है और प्रीमियम चार्ज किया कितने का, 6 रुपए पर बॉन्ड। रिटर्न है इसके ऊपर 14.5%। रिडम्पशन होगी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल इज 2.5%। अच्छा जी, अब वो कह ये रहा है कि भाई जो इशूअर है उसकी इंटेंशन ये है कि ये इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखेगा अभी से, मेरी बात मानने के लिए। चलें जी, अब हमने ये कहा कि भाई आप दूसरे केस को कटा दें क्योंकि आपके केस में डिस्पोजल या सेटलमेंट कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे ये फाइनल में भी कराता हूँ तो फिर ये सारी चीजें इधर। मैंने कहा इनिशियल रिकॉग्निशन फेस वैल्यू कितनी है 100 की, और आपने बॉन्ड कितने इशू किए 11,000, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 1.1 मिलियन। इसके अंदर आप प्रीमियम ऐड कर दें तो सर ये आ गया 6 इंटू 11,000, ये आ गया 1166,000। सर हमने कहा कि ये इस डिबेंचर या बॉन्ड की क्या है भाई फेयर वैल्यू, ऐसा ही है। प्लीज फोकस होकर तो देखिएगा, सही आ गई हमारे पास फेयर वैल्यू। अब प्लीज मुझे एक बात बताएं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या पे नहीं करोगे, करेंगे। पहले बताओ कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पे की आपने 2.5%, ये कितना आया 2915। अच्छा तो क्या करूं उसको लेस करूं, चलो वैसे करके बताओ तो सही आंसर कितना है 1136,850। सर इसको जब आपने माइनस किया ना तो आप अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि आपने इसको एक्सपेंस आउट करने की जगह लायबिलिटी में नेट कर दिया, ऐसा ही है। लायबिलिटी में आपने क्या किया नेट कर दिया, आपने समझे सिर्फ ये कैश निकाला कि कैश कितना आया। हमने कहा भाई कैश आ गया मेरे पास 1136, क्योंकि सामने वाले बंदे ने बैंक को 1166,000 दिए होंगे, उसने अपना कमीशन काटा होगा, ये आपको थमा दिया होगा। फिर आपने कहा कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस मैं अलग से बुक करूंगा 29,150। अब आपकी लायबिलिटी इतने से बुक होगी जिसको हम नाम दे देंगे भाई बॉन्ड पेबल 1166,000। अच्छा पहले और अब वाले केस में प्लीज फर्क बताओ क्या है। पहले वाले केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लायबिलिटी में नेट हो जाती थी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर लायबिलिटी में नेट हो जाया करती थी मतलब वो एक्सपेंस आउट होने से बच जाया करती थी। तो वो कैसे एक्सपेंस आउट होती थी आईआरआर के जरिए, और आईआरआर आपका आया करता था ज्यादा, और जब आईआरआर आपका ज्यादा आया करता था दिस दैट वाज इंडिकेटिंग कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ साथ एक और एक्सपेंस बुक कर रहे हैं जिसका नाम क्या है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये तो बात हो गई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की, पर क्या इसमें और प्रीवियस वाले में फर्क समझ आ गया। पक्की बात है, यहाँ पे हमने एक्सपेंस आउट कर दिया तो हमने इसमें से कुछ नेट नहीं किया। भाई नेटिंग तो तब होगी ना जब मैं इसको एक्सपेंस आउट होने से बचाना चाहूँ, यहाँ पे कोई बचत नहीं है, वो सीधा सीधा पीएनएल में चला गया क्योंकि मॉडल कौन सा है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। चले भाई यहाँ तक बात समझ आ गई।
आगे आप लोग बेहतर बता सकते हैं, प्लीज सुनिएगा आज इधर। हमने कहा कि सर इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस आएगा यहाँ पे, हमने कहा कैश पेड और क्लोजिंग। ओपनिंग आ गया सर आपके पास 1166,000। सर ये डेट हमारे पास जो ये चल रहा है वो 2020 है। प्लीज मुझे ये बताएं सवाल में से देख के मैं कौन सा IRR यूज करूं, 2020 का या IRR इररिलेवेंट है? अच्छा रीजन, फेयर वैल्यू तो पीएनएल है, हमें कुछ अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है, जो भी है कहाँ जाएगा पीएनएल में। तो आपने सिंपल ये करना है कि जो पैसे आ रहे हैं वही इनकम है, वही जो आपके पास एक्सपेंस है, कहानी खत्म। तो सर आपने ये किया। अच्छा अब एक और चीज बताओ मुझे समझाने के लिए, मैं बीइंग एन इशूअर रिटर्न इस पे दूंगा या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। तो सर फेस वैल्यू का आप मुझे बता दें 14.5% कितना? 159,500। आपने कहा कि भाई वैल्यू देख लेते हैं 1.1 मिलियन इंटू 14.5 ताकि याद रहे हमें। अच्छा पैसे भी कितने पे किए? 159, क्लोजिंग कितना? कोई अमोर्टाइजेशन का चक्कर इसमें नहीं है क्योंकि मॉडल का नाम अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है। क्लियर है? अच्छा भाई यूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, यूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर मुझे एक बात बताएं, अभी मैं यहाँ पे 2020 की एक और एंट्री बनाऊंगा, कैश हो गया क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 159,500। सर क्या इसको इसी पे रहने दूं या इसको फेयर वैल्यू पे ले जाऊं? अच्छा फेयर वैल्यू पे लेके जाने के लिए मुझे ये वाली वैल्यू पिक करनी है एक करते समय, क्योंकि ये एक्विजिशन की थी, ये तो एक्विजिशन की फेयर वैल्यू थी। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने 118 को पिक किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 11,000 से। कितना आ गया जी? यही है। अच्छा ये फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है सर, तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू। लायबिलिटी है तो सर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? नुकसान होगा। ये एग्जाम में ये नशेइयों वाली हरकत नहीं करके आना। अच्छा भाई लॉस कितना? अच्छा भाई आपने इसकी एंट्री बना दी भाई 2020 के आखिर में, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और सर बॉन्ड पेएबल क्रेडिट 132 से। अच्छा भाई 2021 का ओपनिंग क्या रखूं? 1298। अच्छा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग रखने में मुझे कोई तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इस पे रेट लगा ही नहीं रहा। मैं किस पे लगा रहा हूँ? फेस वैल्यू पे। अच्छा भाई फेस वैल्यू पे मेरे ख्याल से फिर यही आंसर आएगा 159,500। क्लोजिंग आ गया 1298,000। ऐसा ही है जी। ओके जी। इधर 129,800 ये नहीं आया यहाँ पे। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, हमने 2021 के अंदर फिर एक एंट्री बनाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये बन गई भाई 159,500 से। अच्छा भाई इसके बाद हमने कहा कि इसको इस पे रहने दें या इसको भी फेयर वैल्यू पे? अच्छा इसको भी जब फेयर वैल्यू पे लेके जाना तो 112 की वैल्यू चल रही है। अच्छा अब 112 इंटू 11,000, 1232, ये गेन है क्योंकि आपकी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कम हो रही है। तो आपने कहा कि भाई आपने यहाँ पे बॉन्ड पेएबल को डेबिट किया और फेयर वैल्यू गेन को
इतने से भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई फिर हम आ गए 2022 पे। बिल्कुल सही आ रही होगी स्क्रीन। अच्छा जी ओके, नहीं आ रही। अब चेक कर लें, अब सही है? अभी भी नहीं आ रही? ओके जी। अब आ रही है स्क्रीन? अभी भी नहीं आ रही होगी? आ गई? अच्छा भाई सर, अब सर 2022 के अंदर 1232 000 आपने 159 500 और 159 500 रखा हो, आपके पास क्लोजिंग आ गया 1232 000। आपने सर सिंपल फिर यही एंट्री बनाई। ये आ गया सीधा जी। अब मुझे एक बात बताएं, इसकी फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू सेम ऐसे है क्योंकि आखिर में देखें उसने क्या कहा था, रिडम्पशन कितने के प्रीमियम पे होगी, आखिर में फेयर वैल्यू भी कितनी आ रही है? 110 आ रही है। तो सर आपने ये कहा कि दिस इंटू दिस कितना आ गया? 1210 000। तो ये गेन है लॉस है? गेन है कितने का? 22,000 रुपये का आपका गेन है। तो सर इस 22,000 रुपये के गेन को रिकॉर्ड करने के लिए आपने बॉन्ड पेएबल डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्लियर है जी? सिंपल अकाउंटिंग है इसकी। वो एसेट की है, ये लायबिलिटी की है। जल्दी कॉपी करें इसको, या अब तो कॉपी तो हो ही गया होगा अब तक। हाँ जी। गेन इसलिए बचा, मतलब गेन तो कुछ भी नहीं बचा, उतना ही है जितना पैसा आना चाहिए। सबको एड लेस करो तो मैं उतने ही पैसे मिलेंगे जितने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुए थे। पोर्टल मसला कर रहा है, हाँ भाई वो सही करा देंगे अभी, लगे जीपियां लेके। हाँ जी। क्लोजिंग और ये, नहीं नहीं क्लोजिंग नहीं, गलत। ये लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू है। ये कब की फेयर वैल्यू है? रिडम्पशन की। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए इतने का गेन बुक करना होगा ना। सही है। पर इन सारे गेन्स और लॉसेस को एड लेस करोगे ना, तुम्हारे पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचेगा। सिर्फ उतना ही लेके जाओगे घर जितना एग्री हुआ था। या ये एक्सपेंस, सॉरी, तो जितना तुमने एग्री किया था पे करने को उतना ही एक्सपेंस होगा। राइट है? यानी ये तो तुझे लिख लेना चाहिए था यार।
हनी के शेड्यूल की पिक्चर ले लेना जानी, एक पेज खाली रख लेना बस, सही पीडीएफ से कर लेना। ओके अच्छा भाई इधर देख लो सर, ये तो हो गई फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की कहानी विद रिस्पेक्ट टू इशूअर। अब ये सीख लेते हैं कि कब कौन सी सिक्योरिटी कहाँ क्लासिफाई करनी है। इक्विटी सिक्योरिटीज का याद है, इक्विटी सिक्योरिटी में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कब आता हूँ, जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा जी, तो फिर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब आ रहा था, जब आपका मकसद हो हेल्प फॉर ट्रेडिंग। वेरी गुड, आगे जी। अब सर यहाँ पे हम लिखते हैं तीनों मॉडल्स के नाम। यार प्लीज इधर फोकस के साथ भी। सर मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया कौन सी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। अच्छा भाई, अब एक समरी बनाऊंगा जिसमें ये पूरा आईएफआरएस 9 कवर होगा। इधर देखो प्लीज फोकस के साथ। मैंने ये कहा कि भाई अमोर्टाइज कॉस्ट में मैं तब आऊंगा, पहले वो अंग्रेजी लिखा हूँ आईएफआरएस की, फिर समझाऊंगा। अकाउंटिंग मुझे तीनों की आती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि मैं अभी बात करने लगा हूँ फाइनेंशियल एसेट्स की, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं इन्वेस्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, इन्वेस्टर को ये कहा गया जब आपकी इंटेंशन ये हो कि आपने अपनी सिक्योरिटी को होल्ड किया हुआ है टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। बात समझिएगा प्लीज फोकस के साथ इधर। भाई मैं ये कहने लगा हूं यहाँ पे कि आपने एक डेट सिक्योरिटी खरीदी, आपने आज डेट सिक्योरिटी खरीद के टेक्निकली किसी को उधार दिया है, टेक्निकली किसी को प्रिंसिपल दिया है। क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। हो ये रहा, और इस प्रिंसिपल के बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। वो ये रहा। वो कह रहा है अगर तुम्हारी नीयत ये है कि तुमने आज इन्वेस्ट किया है और तुम भूल जाओ इसको पूरे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए, और तुम इसको सोचोगे कब जब ये रिडीम होगी, तो फिर तुम्हारा मकसद ये बता रहा है कि तुम्हें इससे कुछ एडिशनल गेन कमाना नहीं है। तो जब तुम्हें इससे कुछ एडिशनल गेन कमाना नहीं है, तो जो भी तुम्हारी एडिशनल कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करो और ओवर द पीरियड उसको अमोर्टाइज करो। ये इंटेंशन क्या बता रही है कि भाई मैंने आज पैसे डाल दिए, मुझे इसको बीच में बेचने की कोई नीयत नहीं है। तो जब बीच में मुझे बेचने की कोई नीयत नहीं है, तो इसके लिए मॉडल बना दिया कौन सा, अमोर्टाइज का। उसमें सिंपल लिखा हुआ है होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। ये अल्फाज लिखे हुए उसके अंदर, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। फिर बता रहा है, उसको बयान कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट आ रही है। इसको हम, अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें तो याद रखिएगा, इसको हम आईएफआरएस की जबान में कहते हैं एसपीपीआई, सोली प्रिंसिपल पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट। ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगी आगे, तभी तुम्हें बता रहा हूं। यानी अगर मैं कहूं आज के बाद तुम मार्केट में भी जाओगे, ये जार्गन यूज होते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड माय पर्पस इज टू कलेक्ट एसपीपीआई, तो किस पे आ जाओगे, तो माय पर्पस इज टू कलेक्ट एसपीपीआई का मतलब क्या है, सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब एक बच्चे के दिमाग में यह आना चाहिए कि सोली प्रिंसिपल का मतलब है क्या वो पैसे जो आपने दिए या आपको प्रीमियम भी मिल सकता है, प्रीमियम भी उसके अंदर कवर्ड है, जो कि डे 1 पे एग्रीड है। क्योंकि जो आगे जाके आपको पैसे मिलेंगे वो टेक्निकली आपके प्रिंसिपल की ही रिडम्पशन है, बट उतनी नहीं, उससे ज्यादा। तो ये इसके अंदर कवर्ड है। यानी अगर आज आपने पैसे डाले और आपने कहा भाई 4 साल तक मैं इसको भूल जाऊंगा, और मैं सिर्फ इस इंटेंशन से ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे पूरे टेन्योर में सिर्फ इंटरेस्ट मिले,
और इंटरेस्ट के साथ साथ मेरा जो प्रिंसिपल मैंने लगाया वो मुझे वापस मिल जाए। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपने इससे कुछ बेच के कमाना नहीं है। तो आप इसमें सिंपल जितनी भी एडिशनल कॉस्ट है वो क्या करें, कैपिटलाइज करें, उसको ओवर द पीरियड क्या कर दें, अमोर्टाइज कर दें। तो ये मॉडल समझ आ गया। अच्छा, आप किसी सवाल के अंदर वो आपको बताया नहीं कि अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो करनी है, पर ये लिख के दे दे पर्पस ऑफ एंटिटी इज टू कलेक्ट एसपीबीआई, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाएंगे। पहले बताओ, बात क्लियर, पक्की बात है। चलें जी, अगला मॉडल हमने कहा कि सर यहां पे डेट सिक्योरिटी के अंदर वो कहता है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं होल्ड टू कलेक्ट एसपीपीआई, यानी समझिएगा वो क्या क्या रहता है, पहले लिखे नहीं, पहले तो समझे मेरी बात। वो यहां पे ये कह रहा है कि भाई अभी मैंने ये इन्वेस्टमेंट खरीदी है, मेरी बेसिक नीयत ये है कि मैं इससे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट खाऊंगा, पर अगर कभी मुझे लगा कि मुझे फायदा होगा तो मैं इसको बेच दूंगा। उस केस में ये कहा जाता है कि भाई ये सिर्फ एसपीपीआई नहीं है, इसमें आपकी नीयत में एडिशनल इसके साथ एक चीज अटैच हो गई है, वो है बेचने की नीयत। तो फिर वो यही कहता है कि भाई आप फिर इस नीयत के साथ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसको कहाँ ले जाएं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर। तो ये एंटिटी की इटसेल्फ अपनी विश होगी कि या तो आइदर यहाँ पे या तो वहां पे। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं एंटिटी कहते हैं मुझे बेचना ही नहीं है, मैंने कहा मेरी नीयत है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को वापस लेके आना, पर अगर मेरा दिल हुआ मैं बेच दूंगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। पहले बताओ ये बात क्लियर है, दोनों मॉडल अलग रखे गए। प्रिंसिपली वो क्या कहता है, जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है, जब मैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे बुक रीडिंग भी करवाऊंगा, बुक में ये लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल एसेट प्रीवियस किसी कैटेगरी में नहीं आया वो कहां जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में वापस से। लॉजिकल सी बात है ना मेरी आखिर तक रखने की नीयत है, ना मेरी आखिर तक रखने की नीयत के साथ साथ कुछ बेचने की नीयत है, तो जब ये दोनों नीयत हो ये होगा। तो पहले पहले आपको स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, ये जरा ये फोकस करना, ये लेवल पूछ सकता है वो। पहले आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है डिसाइड कर लो, वहां तो नहीं जाना। फिर स्टैंड कह रहा है डिसाइड कर लो, वहां तो नहीं जाना। अगर कुछ भी, अच्छा अगर बोले, सुनना मेरी बात, ऐसा एमसीक्यूज आ गया तो फिर गेम फंस जाएगी। वो बोले एंटिटी ने खरीद ली है और एंटिटी ने अभी तक अपनी इंटेंशन को डिसाइड नहीं किया, तो कहां ले जाओगे, कैसे पता पीएनएल में, बचा ही कुछ नहीं ना। जब वो नियत नहीं है तो ये नियत नहीं है, तो भाई बाय डिफॉल्ट का चले आओगे वहां पे। तो पहले कहता है प्रेफरेंस अपनी दे दो इनको, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया। अगर जो फिर तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें कोई मतलब कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसको कहां फेंक देना, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिक्योरिटी नॉट क्लासिफाइड इन प्रीवियस कैसे हो सकती है दो नंबर, कैसे भाई, वंस पीएनएल में आगे लॉक हो गया ना, मैनेजमेंट ने उसको बताया नहीं। सुनो भाई, एक बोलना दो नंबर की, तो सुनो, इन्होंने कहा मैनेजमेंट ने बताया नहीं, साल गुजर गया, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखे, मैनेजमेंट ने कुछ बताया नहीं। अब मैं बोलूंगा इंसान का बच्चा बन के अकाउंटिंग वही होगी, क्योंकि आप जब इस इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे थे तभी आपको इंटेंशन लिख देनी चाहिए थी, नहीं तो नहीं, तो वहां चले गए। बेटा खरीद ली ना इन्वेस्टमेंट, एक साल हो गया, एक साल में डिसीजन नहीं हुआ तो मतलब नीयत क्या थी, पीएनएल ही जाएगी, खत्म, दैट्स इट, फंस गया वहां पे वो। सही है, ओके जी। अच्छा भाई, उबैदुर रहमान कह रहे हैं फेयर वैल्यू टू ओसीआई को ब्रीफली रिपीट करते। बेटा मैंने बिल्कुल कहानी से शुरू किया था, मैंने कहा था अगर मेरी नीयत ये है कि आज इन्वेस्ट किया, एडिशनल खर्चे किए, और मेरी से नीयत ये है कि इस इन्वेस्टमेंट से मैं इंटरेस्ट लूंगा और जो पैसे लगाए वो वापस ले जाऊंगा, तो क्या कौन सा मॉडल है, अमोर्टाइज कॉस्ट। मैंने कहा अभी भी नीयत ये है कि मैंने जो पैसे लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट खाऊंगा और अपने पैसे वापस ले जाऊंगा, पर अगर तो फायदा हुआ तो उसको क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो ये अगर की जो कंडीशन आई है, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, तो उसमें किस में आ जाओगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे ऐसे ही कह दूं मैंने खरीदा ही बेचने की नीयत से,
पीएनएल मैंने खरीदा ही किस नीयत से। अब देखो मैं तुम्हें टेक्निकलिटीज में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि क्या बोला तुमने जल्दी बता। वेरी गुड। एसपीपीआई का होना लाजमी है इन दोनों में आने के लिए। लिखो अपने पास, एसपीपीआई का होना लाजमी है पिछले दो मॉडल्स में आने के लिए। जब एसपीपीआई नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट कहां चले जाओगे, पीएनएल में। अच्छा जानिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि एसपीपीआई अगर नहीं है तो दैट मींस के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाने की बात ही नहीं है। तो जब वो बात ही नहीं है तो फिर हम जाहिर सी बात है, फिर आखिरी कैटेगरी कौन सी बचती है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। क्लियर हो गया। उबैद, नवीद, मिशेल, हमारी बहन क्लियर है भाई। ओके जी। अच्छा वो कह रही है कि सर पर गेन और लॉस तो पीएनएल में बुक हो रहा है ना, कहाँ बुक हो रहा है भाई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कहाँ बुक होता है। ओसीआई में अमोर्टाइज कॉस्ट में तो फेयर वैल्यू गेन होता ही नहीं है। तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में एक गेन लॉस होता है, वो कहाँ जाता है, पीएनएल में। हमने अकाउंटिंग ऑलरेडी कवर की हुई है इसकी। चलें जी, ये तो बात हो गई फाइनेंशियल एसेट में डेट सिक्योरिटी की। सर अब फाइनेंशियल एसेट में कौन सी सिक्योरिटी है, इक्विटी सिक्योरिटी। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, अमोर्टाइज कॉस्ट पे आएगा या नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आपकी इक्विटी सिक्योरिटी अमोर्टाइज, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्लियर है। अच्छा भाई यहां पे बताएं। वेरी गुड। और यहाँ पे अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं इधर इस केस पे भी, बच्चों प्लीज फोकस के साथ, कि अगर मैंने उसको बाय डिफॉल्ट वहां क्लासिफाई नहीं किया तो फिर कहाँ जाएगी, नहीं आ जाएगी। क्योंकि वो कहता है कि आपके पास इररिवोकेबल ऑप्शन है। इररिवोकेबल ऑप्शन का मतलब है कि वंस यू हैव क्लासिफाइड इक्विटी एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो आप वहां पे मूव नहीं कर सकते। और जब खुद चुप है और खुद ने डिसाइड नहीं किया तो फिर बाय डिफॉल्ट का चला जाएगा पीएनएल में। क्लियर है। अच्छा भाई, ये एक यहाँ समरी बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या, नहीं है ना, नॉट एप्लीकेबल आया ही नहीं ना, एनए लिखा हुआ है। सही है इधर। अच्छा भाई यहाँ पे आप लोगों ने भी मेरे साथ लिखना है भाई, ये अकाउंटिंग फॉर ऑल दीज। हमने कहा कि सर सबसे पहले कौन सी रिकॉग्निशन, या प्लीज तुम लोगों ने यहाँ पे देखना है इधर, इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में ये चौरंगी चल रही। अमोर्टाइज कॉस्ट में किस पे आता है, फेयर वैल्यू प्लस, गलत लिखा हुआ है क्या, फेयर वैल्यू प्लस अमोर्टाइज कॉस्ट। चलो एक बात सुनो, इसने कहा डेट सिक्योरिटी के लिए लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इक्विटी सिक्योरिटीज में तो है ही नहीं, तो अप्लाई किस पे होगा जानी। तो तभी ये समरी अकॉर्डिंगली लेके चल रहा हूँ। सही है। अच्छा भाई तुम लोग बताओगे मुझे इधर प्लीज, अभी मैं जिससे पूछूंगा वो इधर मुझे एक बात बताओ, मैं आ गया यहाँ पे फेयर वैल्यू टू ओसीआई पे, तो भाई वो फिल्म चला के थोड़ी ना बंद किया, अफसोस कर रहे हो, इधर एक मिनट रुको। ओके जी, यार स्क्रीन आ रही है सबको, ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, स्क्रीन आ रही है जी, ओके आ रही है। अच्छा भाई इधर प्लीज मुझे यहाँ पे गाइड करें, यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे, चाहे डेट सिक्योरिटी हो चाहे इक्विटी सिक्योरिटी हो, यहाँ से आपको कंट्रोल रहेगा, याद रहेगी ये बात। अच्छा भाई इसमें चाहे डेट सिक्योरिटी हो चाहे इक्विटी सिक्योरिटी हो, आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। मैंने कहा सर इनिशियल रिकॉग्निशन को साइड में लगा दिया, फिर हमने कहा यही है, यहाँ पे भी। अच्छा फिर सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेंजेस नॉट एप्लीकेबल, क्यों लिखा है,
अब आ गई स्क्रीन बच्चों वापस? क्लियर है? वापस आ गई? जल्दी बता दो। ओके इधर भाई ये आ गया नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों श्वेत? क्योंकि फेयर वैल्यू पे लेके ही नहीं जाऊंगा तो चेंजेस भी नहीं आएंगी। अच्छा भाई इस वाली चौरंगी पे चाहे डेट हो चाहे, वेरी गुड, पीएनएल। अब यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, अच्छा देखो एक बात बहुत सुकून से समझना, तुम्हें स्ट्रेट टेक्स्ट में तुम्हारे रीड भी करवाऊंगा। रिक्लासिफिकेशन ऑफ ओसीआई टू रिटेन अर्निंग तब होती है जब डिस्पोजल हो। डिस्पोजल तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर फिर भी हमने इक्विटी सिक्योरिटीज में अपने रिस्क हैच करने के लिए किया है, क्योंकि उसने डेट सिक्योरिटी के डब्बे के नीचे लिखा हुआ था। फिर वो एग्जामिनर बोलेगा कि मैंने डेट सिक्योरिटी के डब्बे के नीचे लिखा था, तो आपने ये क्यों अज्यूम किया कि इक्विटी के लिए भी लिखा है? तो इसलिए हमने उस रिस्क को कवर कर लिया। आपने, मैंने कहा कि भाई रिक्लासिफिकेशन तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे इक्विटी सिक्योरिटी के अंदर रिक्लासिफिकेशन कहाँ होगी? और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद सारी चीजें कहाँ जा रही होंगी? रिटेन अर्निंग में। ये बात क्लियर हो गई? पक्की बात है? हो गया जी ये कॉपी? अच्छा भाई अब एक, एक पास पेपर है भाई, रिक्वायरमेंट देख लें। वो बोल रहे हैं कि भाई प्रिपेयर करें करेक्ट समरी, और 7 मार्क्स के लिए उसने पूछा ही है। सर इक्विटी सिक्योरिटी इन केस ऑफ इशूअर रिमेनिंग है, बेटा उन्होंने कराया ही नहीं ना अभी। इशूअर के केस में इक्विटी सिक्योरिटी में करवाऊंगा ना, और वो 5 मिनट में हो जाएगी। हाँ जी, इसको सही करना है जी, और इसको सही करने के 7 मार्क्स थे। करें जी करें, बिल्कुल करें। आप रिवाइज देखें कि क्या गलतियां हैं इसके अंदर। हाँ अभी एक एक करके मैं पूछूंगा, आप पहले अपने हिसाब से मार्क कर लें इसको। पहला वाला बच्चे कह रहे हैं सही है। हाँ ये मुझे लग रहा है मैंने सही वाला ही डाल दिया। अच्छा ये गेम हुआ है, यानी हमने हुदैफा को बोला था कि भाई इसमें ये डालो, उसने भाई ने सोल्यूशन ही दे दिया, और तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनाओ। चलो चलो खैर खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा तुम लोग का गप्पे भी तो यही गप्पे ना यहाँ पे, ये जो आया हुआ सीन। चलो जी इधर, अच्छा इधर इसको हम सही कर लेते हैं, इधर सुनो। अच्छा भाई नहीं है भाई, उसने सही वाला दे दिया बिल्कुल। इधर चलें जी इधर, क्योंकि मुझे जो याद है ये पास पेपर के अंदर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट गलत था उसमें। सब सही था हम ना, मेरी बहन मुझे याद है उसमें अगर सब सही देते तो तुमसे क्या पूछता एग्जामिनर, क्या ये लिखते देते ऑल इज करेक्ट? 7 नंबर्स आपके। इधर जल्दी प्लीज, इधर फोकस के साथ। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं जल्दी, इधर फिर हम आ गए थे इशूअर पे, या प्लीज इधर फोकस के साथ। हाँ
फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इधर प्लीज। अच्छा भाई आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे हमने अब तक डेट सिक्योरिटी सीखी, आपका दिमाग क्या कहता है कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये है कि इशूअर ने जब लोगों से पैसे लिए हैं तो इसकी इंटेंशन ये है कि ये इसको आखिर तक मैच्योरिटी तक लेके जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो इसका मतलब समझाना सर, इसका मतलब ये कि आज मैंने लोगों से पैसे लिए और मैंने इनको डेट सिक्योरिटी इशू कर दी। अब मेरी नीयत ये है कि मैं ये पैसे इंटरेस्ट तो दूंगा और आखिर में उनका जो प्रिंसिपल है उसको क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो ये वही वाली कहानी हुई उसका ऑपोजिट कि भाई हमारी नीयत यहाँ पे क्या। अच्छा वहां पे इन्वेस्टर की नीयत क्या थी, ये इसका मतलब भी यही है कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो इसका भी मतलब क्या है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो ये बात आपने याद रखें क्योंकि वहां पे जार्गन्स वो यूज हुए हैं इसलिए मैंने वो लिखे हैं। लैपटॉप चेंज है ये भाई। अच्छा भाई अब स्क्रीन आ रही है सबको, ये बता दें ऑनलाइन वाले, क्या नहीं आ रहा। अच्छा भाई इधर जल्दी, फेयर वैल्यू टू पीएनएल प्लीज फोकस के साथ, ये बात समझने की इधर देखिएगा, हाँ प्लीज फोकस। तुम लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि फेयर वैल्यू शेयर्स की चेंज होती है, समझ आता है, डेट सिक्योरिटी की चेंज होती है, जरा इस पे हल्का सा तबसरा करके फिर वो बताता हूँ फेयर वैल्यू टू पीएनएल पे ये कब आएगा। इधर बहुत सुकून से समझना, मैंने कहा अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैंने, प्लीज समझिएगा, एबीसी लिमिटेड से क्या परचेज किए भाई, बॉन्ड परचेज किए, सही भाई बॉन्ड परचेज किए। सुनिएगा, एबीसी लिमिटेड मुझे ऑफर कर रहा है 12% का रिटर्न, सही है, इसको हम कूपन रेट कहते हैं। अच्छा भाई हुआ ये कि आफ्टर 1 ईयर, प्लीज बहुत सुकून से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं, एमएफए में भी आपको काम आएगा। इधर आफ्टर 1 ईयर हुआ ये कि एबीसी लिमिटेड की जैसे ही कंपनी ने इसी टेन्योर के लिए बॉन्ड इशू किए और उसका रेट 14%। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो बॉन्ड मेरे पास एबीसी लिमिटेड के हैं, अच्छा मैं कह रहा हूं कि एक्सवाईजी लिमिटेड यहाँ पे लिख देते हैं। बच्चों ये जो एक्सवाईजी लिमिटेड है, अब ये मार्केट में लोगों को यही बॉन्ड, यानी अगर मैंने 1 मिलियन दिए तो मुझे सूद कितना मिल रहा है, 12। अब लोग 1 मिलियन देंगे तो उनको सूद कितना मिलेगा। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्वालिटी वाइज या मार्केट के परसेप्शन वाइज किसकी सिक्योरिटी अच्छी है, एक्सवाईजी की, क्यों उसकी क्यों नहीं। वेरी गुड, अब बात समझें। अब अगर मैं इस सिक्योरिटी को बेचने जाऊंगा, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर पे महदूद करना भी, अगर मैं इस एबीसी लिमिटेड की सिक्योरिटी को एबीसी को वापस नहीं बेच सकता किसी और को, सही है जी। सुनिएगा मैं पूरी कहानी बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होना इधर, प्लीज तुम लोगों के लिए बता रहा हूं। सुनो, मैंने कहा कि भाई मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा क्यों, किसी को अगर 12% का सूद चाहिए, अच्छा साहब मैं बेचने गया, मैंने बोला भाई ये खरीदता है, उसने बोला निकल यहाँ से, मतलब मैं तुझसे 12% की सिक्योरिटी खरीदूं जबकि मार्केट में कितने की 14% का रेट चल रहा है। तो फिर वो ये बोलेगा कि बेटा अब तेरी सिक्योरिटी की वैल्यू, अगर आपने मुझे बेचनी है तो आप सस्ती बेचें। इस वजह से सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, दिस इज हाउ फेयर वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज आर ड्राइव, कि मार्केट रेट चेंज होने की वजह से हमारी फेयर वैल्यूज पे क्या आता है, इम्पैक्ट आता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसके बरक्स मार्केट में रेट्स कम हो जाते हैं, हमारी फेयर वैल्यू, अब ये लाजमी नहीं है मार्केट में कि मैं फायदे में हूं तो ही बेचूं, मुझे पैसों की नीड भी हो सकती है तब भी बेच सकता हूं। पहले बताओ यहाँ पे बात क्लियर है। अच्छा जी अब आगे सुनिएगा, सर यानी फेयर वैल्यू का गेम समझ आ गया। इधर अब हम बात कर रहे हैं इशूअर की, वो कहता है कि भाई हमने सिक्योरिटी इशू की है विथ
इंटेंशन टू सेटल एनी टाइम, विथ इंटेंशन टू सेटल एनी टाइम। इन्वेस्टर क्या करता है, वो भी बेचने के लिए रखता है। तो सर यार ये बात ना बच्चों को समझ ही नहीं आती है कि ये बेचेगा कैसे यार, इसकी तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी क्या है, लायबिलिटी है। अब जरा मेरी बात समझना बहुत फोकस के साथ, बहुत ही सुकून से इस बात को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना है आपने, ताकि ये लॉजिक समझ आ जाए। भाई मेरी कंपनी को पैसे की नीड है, सही है, अच्छा, पर जो मार्केट में लोग पैसे लोगों से ले रहे हैं वो 3-3 साल के लिए ले रहे हैं। मेरी भी मजबूरी है कि अगर मुझे सिक्योरिटी इशू करनी पड़ेगी तो उसका टेन्योर कितना रखना होगा, 3 साल। पर बैक ऑफ द माइंड पे मेरी लॉजिक क्या कह रही है कि मुझे पैसे 1 साल के लिए ही चाहिए। 1 साल बाद जिस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया है वो पैसा वहां से आ जाएगा, तो मुझे फर्दर आगे किसी को इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं है। मैं बोलूंगा भाई 1 साल बाद ही अपने पैसे तो निकलो, यहाँ पे झंझट में मुझे नहीं जाना कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, अपने पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट दिखाऊं, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। आप अपने पैसे जो निकले, बस सामने वाला इन्वेस्टर आपको बाउंड कर देगा, बोलेगा भाई मुझे पैसे वापस चाहिए नहीं, मुझे कब तक रखने थे, 3 साल तक। तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं, उसकी इंटेंशन हमारी इंटेंशन में फर्क हो सकता है। तो मैं अपनी लायबिलिटी को सेटल कैसे करूंगा, बात करते हैं इसकी, क्लियर है, बात समझिएगा, बात करते हैं हम इसकी, सुनिएगा। मैंने ये कहा भाई एक बात सुन मेरे पास एक लायबिलिटी आ रही है, लेट से मैंने 1 मिलियन लिए थे, 1 साल गुजरा, मुझे ये लायबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ये लायबिलिटी नहीं चाहिए। मैं अपने जैसा ही कोई बंदा ढूंढूंगा जिसको 2 साल के लिए पैसे चाहिए हो। नहीं है बात समझ, मैं अपने जैसा ही कोई बंदा ढूंढूंगा जिसको ये बैंक अरेंज करके देता है, बैंक के पास तो एप्लीकेशन आती है ना, बैंक तुम्हें ढूंढ के देगा, पर वो फ्री में नहीं ढूंढ के देगा। पर ये कहानी समझाने के लिए इसलिए क्योंकि तो ये फाइनल में चीजें देखोगे ना तुम आगे, पर ये पता होगा तो ये समझ आएगी ना बात। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है बच्चों में, तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिक्योरिटी इशू करूं विद एन इंटेंशन टू सेटल एनी टाइम? अभी अंग्रेजी समझ आएगी। मैं कह रहा हूं कि क्या मैं सिक्योरिटी इशू करके लोगों से पैसे ले सकता हूं विद एन इंटेंशन टू सेटल दैट अमाउंट एनी टाइम? मैं कोई तुमसे सवाल पूछे कि तुम उसको सेटल कर ही नहीं सकते, वो पैसे मांग ही नहीं रहा, सामने वाला पैसे मांग ही नहीं रहा ना, इन्वेस्टर तो बोल रहा है मैं आखिर में लूंगा पैसे, तो तुम ये लायबिलिटी किसी और को चुका दोगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास लायबिलिटी है, इसको और अच्छा करते हैं, मुझे 1 मिलियन दिए, लेट से इसने शुएब ने मुझे 1 मिलियन दिए, शुएब को मैंने कमिट किया मैं 3 साल तक 10% पे करूंगा। शुएब की इंटेंशन है कि होल्ड टू कलेक्ट एसपीबीआई, ये भाई कितने साल इंटरेस्ट खाएंगे? 3 साल। भाई मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये भाई कब तक इंटरेस्ट खाएंगे? 3 साल तक। अच्छा भाई ये भी मसला है कि पार्टिसिपेंट जो होता है, चलिए जी इधर जल्दी। अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, भाई मैंने तो उससे कमिट कर लिया था, मैं तो मेरे पे तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में तो बाउंड हो गया, पर अब मुझे ये भी तो मसला है ना कि मुझे इसको लायबिलिटी को कैरी आगे तक नहीं करना। तो वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। मैं काम ये करूंगा, मैं बोलूंगा भाई एक काम ये करो, किसी बंदे को ऐसे ढूंढूंगा, बैंक को बोलूंगा कि भाई जो मेरी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दे। जब कोई बंदा मेरे पास आएगा तो उसको पैसे की नीड है ना, मैं उसको पैसे दे के अपनी लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, डेबिट। नहीं ये बात समझ, मैं भाई देखो मुझे इसको 2 साल बाद पैसे देने, आज मैं 1 साल बाद इसको दे दूं, पर अब ये फंस गया, अब ये बंदा सूद देगा इसको। मैंने अपनी बल्ली किसको ट्रांसफर कर दी, फ्री में की है, पैसे दे के की है, सामने वाले को ट्रांसफर किया, वो जाने और ये जाने, इसको अपना 10% मिलता रहेगा। वेरी गुड, सिंपल सी कहानी है, इशू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर पूरे गेम में समझाने का मकसद क्या था कि लॉजिकली समझ आ, देखो रट्टा तो लगवा दो कि भाई ये होगा तो यहाँ फेंक देना, पर क्या लॉजिकली बात समझ आ रही है कि ऐसा केस हो सकता है कि आपने पैसे लिए हों विद एन इंटेंशन टू सेटल एनी टाइम। बात क्लियर है? तो जब वो आपको सवाल में लिख के दे, अभी जो मैंने सवाल पिक किया था उसके अंदर लिखा हुआ था शायद, इधर देखिएगा प्लीज, गोलू लिमिटेड इंटेंशन इज टू सेटल these bonds whenever required। ये लाइन रीड करें ये वाली वापस से, गोलू लिमिटेड इंटेंशन
is to settle these bonds whenever, तभी हमने इसकी अकाउंटिंग किसकी की थी, पीएनएल की, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये कभी भी इसको सेटल कर देगा, इसको आखिर तक रखने की कोई नीड नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्यों नहीं है? सवाल ये आता है कि इसके अंदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो इन्वेस्टर सोच सकता है ना कि फायदा हुआ तो बेच दूंगा। लायबिलिटी के केस में ये केस बन ही नहीं सकता, या तो आखिर तक रखेगा या तो कभी भी सेटल कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फायदा हुआ तो क्या करूंगा, बेच दूंगा। बात क्लियर है? तो सर इसलिए लायबिलिटी के केस में कितने मॉडल हैं? दो, एक अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा पीएनएल। अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब आओगे जल्दी? मैच्योरिटी तक लेके जाऊंगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब आओगे? जब आपने पैसे लिए ही इस नियत से हैं कि व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल। बात क्लियर है? अच्छा जी, ओके जी। तंजील पूछें कि क्या क्या मसला है भाई? क्लास हैंग हो गई थी, कहां से बताऊं कहां से हैंग हुई थी क्लास? हाँ जी क्लियर हो गया, मैंने रिपीट कर दिया। वैसे इशूअर से मतलब इशूअर से पूरा बताऊं? इशूअर से पूरा बताऊं? ये तंजील प्लीज इसको सुन लीजिएगा आप, क्योंकि मतलब मैं रिपीट कर दूंगा, इनके टाइम ज़ाया होगा। ये पूरी मैंने कहानी बताई है फेयर वैल्यू वाली, और फिर इसको ये पूरा केस बताया। हमारे यहाँ पे भाई होते हैं ये, जिन्होंने बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली जवाब दिए आज। सर एक दफा रिपीट करें, फेयर वैल्यू टू ओसीआई क्यों नहीं है? ओके ये मैं रिपीट कर सकता हूँ, ये अभी की बात है, सुनिएगा प्लीज। जल्दी बता दे यार मोती वाला इनको कि फेयर वैल्यू टू ओसीआई क्यों नहीं है डेट सिक्योरिटी में, इशूअर में। हाँ नहीं नहीं यार, लॉजिक बताई थी। हाँ भाई अनीक, फेयर वैल्यू टू ओसीआई क्यों नहीं है? क्या? कोई गेन कमाने का कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए लायबिलिटी है, इसके लिए एसेट। ये तो नहीं कहेगा ना फायदा हुआ तो बेच दूंगा। लायबिलिटी के केस में ये वाला सीन अप्लाई नहीं होता, इसीलिए फेयर वैल्यू टू ओसीआई की कैटेगरी यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ से हटा दी गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू टू ओसीआई में इन्वेस्टर सोचो कब आता है? जब लॉन्ग टर्म रखना है उसको, फायदा हो तो बेच दे। और भाई यहाँ पे कौन सा फायदा है? फायदा किसको होता है? इन्वेस्टर को। ये तो इसकी लायबिलिटी है, तो इस केस में ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर है रूज? ये वाली बात जल्दी से। हाँ जी जब भी रिक्वायर्ड होगा। हाँ एक साल के बाद बेच दी। हाँ अब देखो डिपेंड करता है ना, बेचने की नियत पे साइड में कर दो ना, डिस्पोजल तो वैसे ही कोर्स में नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर मार्केट, तुम बताओगे मुझे, सुनो, अगर मार्केट में बाकी सिक्योरिटी के जो रेट्स हैं वो कम है, तो मेरी सिक्योरिटी के रेट क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तो फिर मुझे इसको महंगा सेटल करना पड़ेगा। इट सोली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। पर हम उस पंचायत में क्यों जाएंगे कितने का बिकेगा, कितने में सेटलमेंट होगी, एग्रीमेंट क्या बनेगा, कितने लोग होंगे? अबे भाई जाहिर सी बात होगा ना, उसमें ये नशा ही वही रहेगा। एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि these bonds have been transferred to XYZ Limited and XYZ Limited is obliged to pay 10% to Schwab Limited। खत्म। लोगों के यहाँ पे लॉ सिखा दूंगे भंगी, सिंपल। क्लियर है? ओके चलिए जी भाई, यहाँ पे क्लियर है, क्लासिफिकेशन क्लियर है। अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ इक्विटी में कोई है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है ना। इक्विटी मींस इक्विटी, पैसा आया, शेयर कैपिटल, खत्म। अभी आके बताऊंगा ना, वो रीड खत्म हो जाएगा। सही है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। इक्विटी में कौन सी क्लासिफिकेशन हो सकती है भाई? इक्विटी तो मतलब इक्विटी सीधा सीधा वहां क्लासिफाई, ये सारे मंजन इसमें है। अच्छा भाई प्लीज फोकस के साथ, हमने हेडिंग डालनी है अपने पास सर, यार प्लीज बहुत फोकस के साथ इधर। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये है, अच्छा नाम से पता लग रहा है कि कूपन कुछ भी नहीं होगा,
तो क्या मतलब, क्या हमारी चाची का लड़का है, पैसे देके आ गया उसको। बिल्कुल सही। यानी आज अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूं और मुझे आखिर में मिलेंगे 130, ये सारे पैसे एक साथ कब मिलेंगे? इसको हम सिर्फ ये कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। पाकिस्तान में हर दर्जे में एग्जिस्ट करते हैं। जब तुम ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हो तो ट्रेजरी बिल्स जब तुम ऑडिट करने जाओगे तो टी बिल्स आप खरीदते सस्ता हो, आपको उसकी रिडम्पशन होती है ज्यादा पे। बीच में कोई भी कूपन रिसीव, जो इनकम होती है इन दोनों का डिफरेंस है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, जो मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा डे 1 पे करूं, आखिर में करूं, या ओवर द पीरियड? कैसे? वापस से मैंने 3 साल की कमिटमेंट की है कि मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे 3 साल बाद इससे ज्यादा पैसे वापस करना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का है? 3 सालों का। मैचिंग कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है जिस साल की इनकम है उस साल में रिकॉर्ड करूं। अब जवाब दो मुझे, इनकम मैं डे 1 पे रिकॉर्ड करूंगा, आखिर में रिकॉर्ड करूंगा, या ओवर द पीरियड? अभी भी लाना तो तेरी शक्ल में। अभी बोला मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि इस सिक्योरिटी में कमिटमेंट की गई है कि 3 साल की इनकम तो है, बट वो रिसीव कब होगी? आखिर में। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये अपने पास लिखो कि जीरो कूपन बॉन्ड में सिर्फ इनकम रिकॉर्ड होगी, पैसे आखिर में मिलेंगे। लिखो अपने पास, जीरो कूपन बॉन्ड में जीरो कूपन बॉन्ड में क्लियर है? अब क्लियर आवाज? ओके जी। अच्छा भाई, जीरो कूपन बॉन्ड में इनकम ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगी और रिसीव कब होगी? आखिर में। और ब्रैकेट में लिख देना टेक्निकली इनकम इज बीइंग अमोर्टाइज्ड। ब्रैकेट में लिख देना इनकम इज बीइंग अमोर्टाइज्ड। वापस बता देते हैं, कोई मसला नहीं है, वापस बता देते हैं। अच्छा, वॉइस का फिर मसला आ गया। ओके जी, एक मिनट रुके, ये सारी चेपियां लगाई हुई है इन्होंने। अब आवाज आ रही है भाई? अब आवाज क्लियर है? अच्छा जी, अब आवाज आ रही है सबको? जल्दी से बता दो। इको आ रहा है आवाज में? अच्छा जी, अब सही है आवाज? सचिन थोड़ा करीब आओ, अब सही है आवाज? सचिन मेरे भाई, अब सही हो गई? सबकी सही हो गई आवाज? इधर देख लीजिए। मैं बिल्कुल वापस से रिपीट करता हूँ। मैंने कुछ शब्द लिखवाए थे आपको। वो शब्द ये थे कि जीरो कूपन बॉन्ड में इनकम रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड में इनकम रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड, एंड रिसीव होगी एंड में मेच्योरिटी पे। एंड रिसीव होगी एंड में मेच्योरिटी पे। और फिर मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था इनकम इज बीइंग अमोर्टाइज्ड। आखिर में ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था इनकम इज बीइंग अमोर्टाइज्ड। हाईली लाइकली कि वो इस बार इस तरीके का सवाल पूछे कि उसने जीरो कूपन बॉन्ड अब तक पूछा नहीं है। इधर चलें जी, हमने ये लिख लिया, सही है जी। मैंने फिर बता दूं, मैंने ये बताया था कि आपको कि भाई इसमें इनकम रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड, रिसीव होगी आखिर में। इसका मतलब ये है कि इनकम इज बीइंग अमोर्टाइज। चलें जी, अब फिर यहाँ पे अभी देखो ना, अभी तुम्हें समझ आएगी। परचेज की हमने 10,000 बॉन्ड्स।
अच्छा भाई, ये एक बेसिक सा सवाल है। हमने बॉन्ड परचेज किए हैं। हाँ जी, हमने बॉन्ड परचेज किए हैं भाई, 10,000, जनवरी 1, 2021 को। सही है जी। अच्छा भाई, 10,000 बॉन्ड परचेज किए हैं, इसकी फेस वैल्यू है 100। और इन्वेस्टर की नीयत यहाँ से साफ है कि इसको कब तक रखेगा, मेच्योरिटी तक। है, आप सोचेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें ये होगा कि इनकम जो भी रिकॉर्ड होगी वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जमा हो जाएगी? इसमें सिंपली कंपाउंडिंग होगी। एक साल की इंटरेस्ट ऐड हो जाएगी ओपनिंग में, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ऐड हो जाएगा ओपनिंग में, ये ग्रो होते होते कहाँ पहुंचेगा, 5% के प्रीमियम की अमाउंट पे। जल्दी से करके देखें, कैश का कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि कूपन इसमें कितना परसेंट है, 0%, तो उसमें तभी इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। क्या कह रहे हो? तो जिंदगी भर के लिए रखेंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब मैंने आज किसी को, गवर्नमेंट को पैसे दिए और मैं बोलूँ जब तुम्हारा बिल जल तब मुझे देके चले जाना, तो इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऐसा केस ही नहीं बन सकता ना। ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कैपिटलाइज होता रहेगा। आप जैसे शेड्यूल बनाते हैं ना बच्चों, ओपनिंग इंटरेस्ट माइनस कैश क्लोजिंग, तो आप ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस जीरो क्लोजिंग आ जाएगा, सिंपल। एमएफए में परपेचुटी का कॉन्सेप्ट तो है, पर उसकी अकाउंटिंग नहीं है ना। एमएफए में हम कहते हैं कि ये कैश फ्लोज आगे कयामत तक जाएंगे। सही है, तो वो कयामत तक जाएंगे तब जब मुझे लगता है कि कंपनी चलती रहेगी। हम मर गए, आने वाली नस्लें चलाएंगी इसको, उसकी अकाउंटिंग तो नहीं होती ना। वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन है, बस इतना याद रखना। वो क्या है? वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन करनी होगी, इसकी फेयर वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं लास्ट में यूज करूंगा। सही है। अच्छा सवाल है। क्या मतलब, ऐसे लिख रहे हो कि होना चाहिए, कितना सा सवाल है? मैच नहीं हुआ। 2.188 आ रहा भाई, 1050 आना चाहिए आकर। अभी अभी चेक कर लेते हैं, आइए आप। अभी अभी चेक कर लेते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं, हो सकता है गलत, तो अभी सही कर लेंगे, तो आ जाओ जल्दी। मैंने कहा कि भाई पहले तो ये देखो, फेस वैल्यू कितनी है, 1 मिलियन। ऐसा ही है। अच्छा इसमें एक गलती है ना, मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं डाली। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा जी, माजरत भाई। अब कर ले मोहब्बत में, जल्दी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं डाली। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि तुम सही करते हो नहीं। अब मुझे पता लग गया है कि तुम लोग लॉजिकली साउंड हो। हो गया मैच।
हाँ भाई, हाँ भाई आंसर आ गया आखिर में 1050। चलें जी सर, आपने फेस वैल्यू, क्या प्रीमियम है कोई? प्रीमियम नहीं है, ये डिस्काउंट है। सर आपने यहां से डिस्काउंट को घटा दिया भाई, कितना? ये कितना आ गया नेट? ये आ गई हमारी फेस वैल्यू। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई हमारी, ये कितना? 984। अच्छा भाई, हमने ये कहा, प्लीज सुनिएगा, हमने ये कहा कि हमने डे 1 पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 984,000 से। अब हमने ये कहा कि भाई सर जब ये हो गया तो हमने कहा ओपनिंग आ रहा है 984,000 और ये ईयर था 2021। इंटरेस्ट कितना बुक किया? 21,529। कैश आपके पास 100,5529, सही आ गया 100,5529, ये आ गया 2022। इस पे इंटरेस्ट बताओ क्लोजिंग। अच्छा भैया आ गया 2023, 1,027,530। इस पे इंटरेस्ट कितना? 2248। क्या ये 1050 आ गया? अच्छा भाई, आपने हर साल से एंट्री बनानी है। लेट से 2021 में इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 21,529। ऐसा ही है, हर साल क्या इंटरेस्ट इनकम होगी और एज अ रिसीवेबल को कहाँ रिकॉर्ड होती रहेगी? इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हमने कहा 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 22,000 रुपये से। तो हमने कहा कि सर 2023 के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट को किया डेबिट और इंटरेस्ट इनकम हो गई आपकी क्रेडिट, कितने से भाई? 22,480 से। ये जी। अच्छा भाई, इसके बाद हमने जितनी भी अमाउंट एक्सपेक्ट की थी वो उस पर मेच्योरिटी पे पहुंच गई है। तो हमने क्या किया भाई, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 1,050,000। नहीं भाई, अभी तो 9 बजे तक क्लास है। अच्छा भाई, अच्छा यार ये मॉडल्स क्लियर है। अच्छा भाई, कल की क्लास IFRS 9 की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम सारे पास पेपर करेंगे। प्लीज रिवाइज करके आना ताकि सारे पास पेपर करवा दूँ। सारे PDF आप सेंड कर, तो आज ही रिवाइज करेगा सारे। हाँ जी। नहीं, छक्के की आवाज है। जल्दी की बुक जानी आज आ जानी चाहिए थी, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मोमिन यहाँ जाएगी, मैं पूछ लेता हूँ। कहिए जी। वो क्या आज आ जानी चाहिए थी, मैं कंफर्म करके आपको ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ। आज क्विज भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। अभी आप घर जाएंगे रिवाइज करें आप कल पास पेपर। लेटे लेटे करती हूँ।